अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप बखैर आफियत होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4, न्यू नाइन्थ क्लास फिजिक्स 2025। उसका नाम है टर्निंग अफेक्ट ऑफ द फोर्स। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होता है। ठीक है। टू डिवाइड अ फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स, किसी फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करने के अमल को रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहते हैं। अब इसका तरीका क्या है। हमें पता है फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले हम वेक्टर के लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? हम एक लाइन लगाते हैं वाई एक्सिस पे, और एक लाइन हम लोग लगाते हैं एक्स एक्सिस पे। अब इसके अंदर हम उस वेक्टर को लगाएंगे जिसको हमने रिजॉल्व करना है। हमने एफ को रिजॉल्व करना है, तो वेक्टर एफ को हम इसके अंदर लगाएंगे। ये वेक्टर एफ जो है एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है। इस एंगल को हम थीटा कह देते हैं। कैसे रिजॉल्व करेंगे? यहाँ पे हम एक टॉर्च रखेंगे। अब वेक्टर एफ का जो साया पड़ेगा वो यहाँ पे पड़ेगा एक्स एक्सिस पे। इसे हम लोग कह देंगे एफ एक्स। फिर मैं टॉर्च को यहाँ पे रखूंगा। एफ का साया जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। इसे मैं कह दूंगा एफ वाई। अगर इस फिगर को गौर से देखा जाए तो ये वेक्टर जो कि एफ एक्स है, ये वेक्टर जो एफ वाई है, दोनों ऐड होके एफ बना रहे हैं। तो हम देखेंगे कि वेक्टर एफ एक्स और एफ वाई मिलके एफ बना रहे हैं। हेड टू टेल रूल अगर देखा जाए। आगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो तीन होती हैं। पहली जो होती है वो साइन थीटा होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो राइट एंगल ट्राई पे अप्लाई होती हैं। ऐसी ट्राई जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, इसे हम राइट एंगल ट्राई कहते हैं। इसमें जो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है इसे हम लोग कहेंगे साइन थीटा। अब राइट एंगल ट्राई में ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम लोग कहते हैं बेस। और ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज। इसको याद रखने का तरीका ये है। फॉर साइन थीटा हम इसे कहेंगे पी एच, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। मुझे एफ वाई की वैल्यू चाहिए। अच्छा, परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पे एफ वाई है। हाइपोटेनियस क्या है? एफ। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा एफ वाई ओवर एफ के बराबर आ जाएगा। तो यहां से मैं एफ वाई की वैल्यू निकालूंगा। एफ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एफ वाई बराबर आ जाएगा एफ साइन थीटा। अब मैंने जो है वो दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को देखना है, वो है कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए आपने याद रखना है बी एच। बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनियस। अब बेस क्या है? एफ एक्स। हाइपोटेनियस क्या है? एफ। एफ यहाँ क्या हो रहा है? डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो एफ एक्स जो है वो एफ कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। अब हम एफ की मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मुझे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है? ये रहा एफ। यहाँ पे आ जाएगा एफ का स्क्वायर। बेस क्या है? एफ एक्स। तो बेस के बजाय यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर।
परपेंडिकुलर क्या है, एफ वाई, तो यहां पे आ जाएगा एफ वाई का स्क्वायर। मुझे एफ चाहिए, कैसे मालूम करेंगे? हम दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लेंगे। हम दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस साइड का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इस साइड का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये जो स्क्वायर है अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे आ जाएगा एफ इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ये सवाल आता है, ये स्क्वायर और ये अंडर रूट आपस में कैंसिल क्यों नहीं हुए? ये एफ एक्स का स्क्वायर है, ये ऊपर वाले अंडर रूट के साथ कैंसिल क्यों नहीं हुआ? देखें, अगर तो टर्म ये होती एफ इक्वल्स टू अंडर रूट एफ एक्स प्लस एफ वाई सारे का स्क्वायर, फिर तो इसने डेफिनेटली कैंसिल हो जाना था। लेकिन ये सारे का स्क्वायर नहीं है, इसी वजह से ये कैंसिल नहीं होगा। हम इसको ऐसे ही लिखेंगे कि एफ इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। लास्ट में जी हम एंगल निकालेंगे। एंगल निकालने के लिए हम तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करेंगे, उसे हम लोग कहते हैं टेन थीटा। पुराने वाली फिगर मैं दोबारा बनाता हूं। एक लाइन वाई एक्सिस पे लगाएंगे, एक लाइन एक्स एक्सिस पे लगाएंगे। ये दोनों लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उसे हम लोग कहेंगे ओरिजिन, और यहाँ पे हम लगाएंगे वेक्टर एफ को। टॉर्च को हम यहाँ पे रखा, साया बना एक्स एक्सिस पे। इसे हम कह देंगे एफ एक्स। टॉर्च को हमने यहाँ पे रखा, साया बना यहाँ पे। इसे हम लोग कह देंगे एफ वाई। एंगल बन रहा है थीटा। हेड टू टेल रूल के तहत देखा जाए तो ये वेक्टर ऐड होके ये वेक्टर बना रहे हैं। ट्राइंगल में इस साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर, इस साइड को कहते हैं बेस, और इस साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा पी बी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो यहां से मैं थीटा निकालना चाहता हूं। टेन यहाँ पे था, उधर जाके टेन इनवर्स हो गया और ये बराबर आ गया एफ वाई ओवर एक्स। तो आपने साइन थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने इस तरह याद रखनी है। साइन थीटा के लिए आपने याद रखना है पी एच। पी से मुराद है परपेंडिकुलर, एच से मुराद है हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा के लिए आपने याद रखना है बी एच, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा के लिए आपने याद रखना है पी बी, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है, सामने हमने देखा एफ वाई है। बेस क्या है, एफ एक्स है। थीटा टेन चाहिए, टेन उधर जाके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। इसे हम टॉर्क कहते हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, फोर्स का वो असर जो किसी जिस्म में टर्न पैदा करे, उसे हम टॉर्क कहते हैं। टॉर्क को जानने के लिए सबसे पहले हमें रिजिड बॉडी को जानना पड़ेगा। रिजिड बॉडी क्या होती है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स remains same by applying a force, such a body is called rigid body। दो जिस्मों पे फोर्स लगाने से उसके पार्टिकल्स के बीच में या उसके पॉइंट्स के बीच में फासला एक जैसा रहे, तो ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। जैसे ये आपको पॉइंटर अगर नजर आ रहा है, तो मैं इस पे अगर यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, इसके पार्टिकल्स आगे पीछे नहीं हो रहे, इसके पार्टिकल्स चेंज नहीं हो रहे, ऐसी बॉडी को हम
रिजिड बॉडी कहते हैं। टार्क हम लोग कैसे निकालेंगे? अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। यहाँ पे मैं एक रिजिड बॉडी लेता हूँ, इसको जरा समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक रिजिड बॉडी बनाई है। ये रिजिड बॉडी का पाइवट पॉइंट, ये रिजिड बॉडी का पाइवट पॉइंट है। पाइवट पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके गिर्द कोई जिस्म रोटेट करता है। जैसे ये पॉइंटर्स मेरी फिंगर्स के बीच में रोटेट कर रहा है, तो ये जो मेरी फिंगर्स हैं ये पाइवट पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हम एक फोर्स एफ को अप्लाई करेंगे। यहाँ यहाँ पे फोर्स एफ को अप्लाई करें। अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे। कैसे रिजॉल्व करेंगे? अभी हम पढ़ चुके हैं। एक लाइन हम यहां पे लगाएंगे, इसे हम कहते हैं एफ एक्स। ठीक है, एक लाइन हम यहां पे लगाएंगे, इसे हम लोग कहते हैं एफ वाई। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसे हम लोग कह देंगे थीटा। थीटा कोई फर्जी एंगल होता है। जैसे हम मैथमेटिक्स में अगर हमें किसी डिजिट का पता ना हो तो हम फर्ज कर लेते हैं एक्स वाई जेड। तो इस तरह एंगल का भी हमें अगर कोई पता ना हो तो हम फर्ज कर लेते हैं थीटा फाई साई। अब ये देखें जरा, ये पाइवट पॉइंट है, यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इस पॉइंट पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये पाइवट पॉइंट है। पाइवट पॉइंट और जहां पे हम फोर्स लगा रहे होते हैं इसके दरमियान जो फासला होता है इसे हम मोमेंट आर्म कहते हैं, एल कहते हैं। दोबारा बताता हूँ, वो पॉइंट जिसके गिर्द जिस्म घूम रहा है और जहां पे हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, इस पॉइंट पे जहां पे हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, एफ को अप्लाई कर रहे हैं, इसके बीच में यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जो फासला है इसे हम मोमेंट आर्म कहते हैं। अब देखें जरा, इसमें ये कंपोनेंट जो है ये अफेक्टिव कंपोनेंट नहीं है। पहले नंबर पे ये तो पाइवट पॉइंट से पास कर रहा है, ये इफेक्टिव है ही नहीं कंपोनेंट। दूसरे नंबर पे ये कंपोनेंट जो कि एफ एक्स है, ये जिस्म में रोटेशन को पैदा नहीं करवा रहा। सिर्फ और सिर्फ जो एफ वाई कंपोनेंट है वो जिस्म के अंदर रोटेशन को पैदा करवा रहा है। तो हम टॉर्क लिखेंगे अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। देखते हैं आगे। तो अफेक्टिव कंपोनेंट क्या है? एफ वाई, और हम इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं। एफ वाई बराबर होता है एफ साइन थीटा। एल कह लें इसको मोमेंट आर्म को, या आर कह लें। अगर एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है तो हम इसे आर कह देते हैं। एल भी कह सकते हैं, आर भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पे हम इसे आर कह देते हैं। तो अफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा है? एफ साइन थीटा। मोमेंट आर्म कौन सा है? आर। यहाँ पे हमें मिलेगा टार्क का फार्मूला आर एफ साइन थीटा। ये जो डायरेक्शन इसकी होती है वो या तो क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि जिसम में रोटेशन है, जिसम दो तरीकों से घूम सकता है। या तो जिसम घूमेगा घड़ियों की सुइयों के ऑपोजिट। घड़ियों की सुइयां इस डायरेक्शन में घूमती हैं। घड़ियों की जो सुइयां हैं, कोई जिसम जो है उसमें रोटेशन दो तरह की हो सकती है। या तो जिसम इस तरह घूमेगा जैसा कि घड़ियों की सुइयां घूमती हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। या जिसम इसके ऑपोजिट घूमेगा, जिसम इस तरह घूमेगा, घड़ियों की सुइयों के ऑपोजिट घूमेगा, इसे हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो या तो जिसम घड़ियों की सुइयों की सिमत में घूमेगा या घड़ियों की सुइयों के ऑपोजिट घूमेगा। अगर सिमत में घूमे उसे कहते हैं क्लॉकवाइज, अगर ऑपोजिट घूमे उसे हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टार्क नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टार्क जो होता है वो पॉजिटिव होता है। उम्मीद करता हूं
आपको हमारा टॉपिक पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।